का आज की हमारी इस क्लास में हार्दिक स्वागत। मैं करुणेश कुमार शुक्ला, प्रवक्ता सांख्यिकी, डाइट प्रतापगढ़। आज हम अपनी इस क्लास में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे अर्थात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक जो महत्वपूर्ण माध्य है गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन, उसके बारे में आज की हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि गुणोत्तर माध्य के गुण क्या क्या होते हैं और इसमें इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है और इस फार्मूले के आधार पर हम गुणोत्तर माध्य के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम आज की अपनी इस क्लास में देखते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछली कक्षाओं को। पिछली कक्षा में हमने समांतर माध्य पढ़ा था, समांतर माध्य के गुण पढ़ा था और खंडित श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात सतत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो आइए चलिए इसको गुणोत्तर श्रेणी के गुण, गुणोत्तर जो माध्य है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण को पढ़ने से पहले और उसके फार्मूले को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछली कक्षाओं की बात को जो है। तो हमने बताया था जो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत दो तरह के माध्य थे। एक था, पहला था गणितीय माध्य, गणितीय माध्य अर्थात मैथमेटिकल मीन, और दूसरा था स्थिति माध्य, स्थिति माध्य। तो इस गणितीय माध्य के अंतर्गत हमारे हमने बताया था कि चार माध्य होते हैं। समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 पे है गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन, जिसकी चर्चा आज हम अपने इस क्लास में करेंगे, और तीसरा है हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य की भी चर्चा आज की हमारी इस क्लास में होगी, और चौथा जो है वो है क्वाड्रेटिक मीन अर्थात क्वाड्रेटिक मीन। ये हमारे जो चार माध्य थे जो है ये थे जो है वो गणितीय माध्य अर्थात मैथमेटिकल मीन के अंतर्गत, और स्थिति माध्य अर्थात पोजिशनल मीन के अंतर्गत हमारे दो माध्य थे। एक माध्य था मीडियन था और दूसरा है बहुलक। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य पर केंद्रित रहेगी। गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन पर केंद्रित रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य का गुण क्या क्या होता है। तो गुणोत्तर माध्य का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ये गुणोत्तर माध्य की, वो ये है कि सामूहिक गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। और मतलब अगर इसका आशय क्या है कि अगर कई श्रेणियों का या कई आंकड़ों का गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है तो उन सभी आंकड़ों का सामूहिक जो है वो गुणोत्तर
गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब इसकी जो एक मूलभूत प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी पद का मूल्य, मान लीजिए कोई श्रेणी दी हुई है और उसमें किसी एक भी पद का मूल्य अगर शून्य है तो पूरे समूह का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। और अभी हम अगले उसमें देखेंगे जो है कि कैसे शून्य हो जाएगा। तो इसके उपरांत जो है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है गुणोत्तर माध्य की, वो ये है कि यदि श्रेणी का कोई मूल्य, मान लीजिए कोई श्रेणी ऐसी दी हुई है जिसमें कोई एक मूल्य जो है वो ऋणात्मक है, कोई भी एक मूल्य ऋणात्मक है, तो वह गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अवास्तविक व काल्पनिक होगा। मतलब ऐसा गुणोत्तर माध्य हो ही नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक पद जो है अगर उसका ऋणात्मक है, उसका मूल्य ऋणात्मक है, तो ऐसा गुणोत्तर माध्य होगा ही नहीं, मतलब वो अवास्तविक और काल्पनिक होगा। और इसे जो है ये गुणोत्तर माध्य जो है इसको क्या कहा जाता है, ज्यामितीय माध्य। इसको जो है ज्यामितीय माध्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये तो रही बात जो है गुणोत्तर माध्य के गुणों की। आइए इसके पश्चात देखते हैं हम कि गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो गुणोत्तर माध्य के सूत्र को देखने से हम लोग ये अनुमान लगाएंगे, ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई किसी एक पद का मूल्य शून्य हो जाता है तो श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कैसे शून्य हो जाएगा। तो इसमें है कि मान लीजिए ए है, बी है, कोई श्रेणी है सी डी अप टू एन। मान लीजिए कोई श्रेणी ए बी सी डी टू एन। तो इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम भी लिखा जाता है। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अंडर रूट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस अप टू एन। और इस पे जो है वो करनी चिन्ह पे एन लग जाएगा। ये जो है इसका फार्मूला है। अब इसमें ये जो करनी चिन्ह लगा हुआ है, मान लीजिए इसमें एन पद है श्रेणी में, ठीक है, तो उस पे जो है करनी चिन्ह पे एन का वो लग जाएगा, मान लग जाएगा। इसका अर्थ है जो है एनवा मीटर, ठीक है। जैसे करनी चिन्ह जो होता है हमारा, मान लीजिए करनी चिन्ह है तो उस पे जैसे वर्गमूल निकालना होता है हमको, तो वर्गमूल का मतलब होता है कि उस पे करनी चिन्ह का और इसका आशय होता है, एक करनी चिन्ह के ऊपर 2 लिखा होता है और इसका आशय होता है a का पावर 1/2, a का घात जो है 1/2। मान लीजिए कोई संख्या है उस पे जो है करनी चिन्ह 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a का पावर 1/3, a का घात जो है 1/3। और मान लीजिए कोई संख्या है, अब इसी तरह से हम इसको जो है विस्तारित कर सकते हैं एन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या है उस पे एनवा करनी लगा हुआ है, ये करनी चिन्ह के ऊपर एन लगा हुआ है, तो इसका आशय क्या है, a का पावर 1/n। तो अब इसका ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो करनी चिन्ह है और करनी चिन्ह के ऊपर एन जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो ये रहा इसका जो है ये फार्मूला, और ये
ये सभी जो भी श्रेणी में जो भी पद होते हैं उनके गुणनफल का यनवा मूल होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? किसी भी श्रेणी का जो है सभी पदों के गुणनफल का यनवा मूल होता है गुणोत्तर माध्य। तो ये रहा हमारा जो है गुणोत्तर माध्य का फार्मूला। आइए इस फार्मूले को आप सभी लोग ध्यान से जो है वो कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा इसको जो है, क्योंकि आगे के प्रश्नों में इस फार्मूले का प्रयोग होगा और भविष्य में जब भी आपके समक्ष गुणोत्तर माध्य से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उसमें जो है इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग जो है सुविधा के लिए हमने क्या किया जो है कि वो फार्मूला जो इधर लिखा हुआ है उसको जो है इधर लिख दिया हमने, ठीक है। और आइए अब इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए कोई है प्रश्न है, मान लीजिए 3927 का जो है वो क्या गुणोत्तर माध्य हमें फाइंड आउट करना है। का गुणोत्तर माध्य मान लीजिए प्रश्न कोई दिया हुआ है, इसका ये 39 और 27 का गुणोत्तर माध्य क्या है। तो आइए इसको इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो है अब ये जहाँ ABCD एन लिखा हुआ है वहां क्या है 3, 9 और 27। अब इस ये जो श्रेणी दी हुई है इसमें कितने पद हैं? इसमें 1, 2, 3 पद हैं। तो गुणोत्तर माध्य का हमारा फार्मूला क्या होता है? GM इक्वल टू, अगर n पद है, ठीक है, तो A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D क्रॉस n ये हो जाएगा। अब इस जो हमारा प्रश्न है उसमें कितने पद हैं? उसमें 3 पद हैं। तो हमारा ये जो गुणोत्तर माध्य है इस श्रेणी का वो क्या हो जाएगा? n के स्थान पे हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके उपरांत A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D क्रॉस n है फार्मूले में, और इसके स्थान पे हमारी कौन सी वैल्यू है? 3 है, 9 है और 27 है। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 क्रॉस 9 क्रॉस 27 ये कर लेंगे। अब जैसे अब इसको आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए 3 क्रॉस है तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब होगा क्या? 27। तो इसके 3 इसको जो है 3 की पावर के रूप में या 3 की घात के रूप में हम लोग क्या करते हैं वो लिख लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा सिंपली, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग, और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। तो अब एक घातांक का नियम है जो है उसमें है कि मान लीजिए कोई संख्या है A है और उसकी पावर का नियम है। मान लीजिए कोई संख्या A है उसकी पावर x है और A है उसकी पावर क्या है? y। तो अगर ये दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए, ax और ay को गुणा किया जाए, तो क्या होगा? घातें जो है वो आपस में क्या होती है? वो जुड़ जाती है, ठीक है। और अगर इन केस मान लीजिए इन दोनों को भाग दे दिया जाए ax, और ये ध्यान रखने की चीज बात है कि आधार जो है दोनों में सेम रहेगा, ay, ठीक है। तो ये क्या होता है? a x पावर माइनस y हो जाएगा। अर्थात
गुणा में क्या हो रहा है, घातें जो है वो जुड़ जा रही हैं और भाग में जो है वो घातें जो है वो घट जाएंगी। जो हर में घात होगी संख्या की वो जो है अंश की घात से जो है वो घट जाएगी। तो ये इसको आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो चलिए आइए इसी के आधार पे हम जो है इसको वो करते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं लोग यहाँ। ये हो गया कर्ली रूट स्क्वायर अंडर रूट 3 cos 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। अब क्या है कि ये देखिए आधार सब में सेम है, तो क्या होगा जो है इसकी घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। ये हो गया 3। अब 3 का मतलब होता है 3 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3। ये क्या हो गया, ये 3 का पावर 6 हो गया। ठीक है। और अभी हमने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई अंडर रूट लगा हुआ है और उस पर यन का मान जो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उस संख्या का यह मूल है, अर्थात a का पावर 1 बाई n। ठीक है। तो इसके आधार पे अब ये क्या हो जाएगा, 3 6 पावर 1 बाई 3। और एक जो घातांक की दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई घात है, ठीक है, कोई संख्या है जिसमें घात है और उसकी भी कोई घात है, उसके ऊपर भी कोई घात या पावर लगी हुई है, तो दोनों घातें क्या होती हैं, वो भी गुणा हो जाती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, घात के ऊपर घात है, तो ये 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3। इसको सिंपल से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर अर्थात 9। तो ये जो प्रश्न था हमारा 3 9 27, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो इसका गुणोत्तर माध्य अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 9 निकाला। तो निश्चित रूप से आप इन सभी प्रक्रियाओं को समझ गए होंगे और भली भांति आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम गुणोत्तर माध्य को सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो निकालते हैं। चलिए अब आप मान लीजिए इसी में एक आप और बता दीजिए। अभी जो हमने कहा था कि मान लीजिए कोई श्रेणी ऐसी है जिसमें कोई पद जो है जिसका मूल्य 0 है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये है 0 है, का गुणोत्तर माध्य ये मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है, इसका निकालना है हमको। तो हम सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, अंडर रूट n a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस b क्रॉस 2 क्रॉस n। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसमें देखिए, अब इसमें कितने पद हैं, n का मान इस प्रश्न में कितना है, वो है 4। ठीक है, क्योंकि 4 पद है, 1 2 3 और 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये जो है n के स्थान पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 9 27 क्रॉस 0। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या के गुणा है और उसमें अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो उसका जो है रिजल्ट क्या होता है, वो 0 होता है। मतलब 0 अपने साथ गुणा होने वाले समस्त पदों को 0 कर देता है। ठीक है, उसका परिणाम क्या होगा, वो 0। और 0 में चाहे कोई घात भी लगी हो तो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं, अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मान लीजिए श्रेणी में कोई पद 0 है, तो ऐसे श्रेणी या ऐसे प्रश्न में जो है उसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, वो 0 होगा। तो चलिए आइए इसको एक और प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि ये क्या होगा। मान लीजिए 2 है, 4 है,
8 है, 16 है, 32 है और 64। ये कोई मान लीजिए रेडी दी हुई है और इसका जो है क्या करना है वो गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो इसका गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है उसका जो है ज्योमेट्रिक मीन अर्थात गुणोत्तर माध्य का फार्मूला लिखेंगे और उसका फार्मूला है अंडर रूट n a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस a। अब यहाँ n के स्थान में क्या है, n अर्थात पदों की संख्या है। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 6 और ये 2 क्रॉस 4 क्रॉस 8 क्रॉस 16 क्रॉस 32 क्रॉस 64। तो आइए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया और ये याद रखना है ये कर्ली चिन्ह के ऊपर ही होता है और इस तरह से मत लिख दीजिएगा इसको जो है ये 6, ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये है, ठीक है। ये 6 को लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये 6 के ऊपर रहेगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है जो भी संख्या यहाँ लिखी होगी उसका मतलब है कि उसका उतना मूल वहां मूल, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करने में कभी कभी जो है सब लोग गलती कर देते हैं और उसका आशय ये समझ लेते हैं कि वो उसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसा नहीं करना है, ये कर्ली चिन्ह पे ही रहेगा। आइए चलिए इसको देखते हैं। 2 हो गया और 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब अर्थात 2 घात 3 और इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 और 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6। इसको आप लोग जो है अगर मान लीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है जिन बच्चों को वो थोड़ा सा करके देख लेंगे और निश्चित रूप से ये जो बहुत छोटी चीज है आना चाहिए। अगर गुणोत्तर माध्य के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि 4 जो है वो 4 बराबर 2 का स्क्वायर, 8 इक्वल टू 2 का क्यूब, 16 इक्वल टू 2 का घात 4 और 32 इक्वल टू 2 का घात 5, 64 इक्वल टू 2 का घात 6। तो आइए चलिए घातांक के उसी नियम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6 है ये रेडियन की बेस पे और ये हो गया। अब देखिए आधार सब में सेम है तो क्या होगा, घातें जो है वो जुड़ जाएंगे। 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। आइए इसको जोड़ लेते हैं। ये क्या हो गया, 2 का पावर 21, 2 का घात 21। आइए इसको फिर से उसी तरह से कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हो गया 1 का पावर 1/6। कर्ली हमने बताया था कि कर्ली चिन्ह लगा हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, जो भी संख्या लिखी होती है उसका होल का पावर 1/6 हो जाता है। तो ये हो गया 2 का पावर 21। अब घात के ऊपर घात है तो घात से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 2 का पावर 7/, ये हो गया इसका। तो इस तरह से हम जो है गुणोत्तर माध्य के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें घातांक के नियमों का भी प्रयोग होना है और गुणा भी करना है, तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। अन्यथा की दृष्टि में जो है, अन्यथा की स्थिति में प्रश्न का उत्तर जो है वो दूसरा हो जाएगा। ये इसमें देखते हैं कि हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन की डिफिनीशन क्या होती है।
इसका फार्मूला क्या होता है, और इस पर आधारित जो है, मान लीजिए कोई श्रेणी है, वो उसका हरात्मक माध्य निकालना है, अर्थात हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हम फार्मूले का प्रयोग करके कैसे हरात्मक माध्य निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए सब फार्मूला जानने से पहले और उसके इस पर फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हरात्मक माध्य की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या में, ठीक है, कोई श्रेणी दी हुई है, उसके पदों की संख्या में कुल जितने पद हैं उसके पदों की संख्या में उन पदों के व्युत्क्रमों के योग का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त भागफल उस श्रेणी का हरात्मक माध्य होगा। और जो इसकी दूसरी परिभाषा है उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हरात्मक माध्य किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रमों, किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रमों के समांतर मान अर्थात अरिथमेटिक मान का व्युत्क्रम। अब चलिए परिभाषा से ही हम लोग निकालते हैं इसका जो है फार्मूला कैसे निकलेगा। अब उसमें दिया हुआ है कि किसी श्रेणी के पदों की संख्या, मान लीजिए कोई श्रेणी है, यदि श्रेणी क्या है, वो है ए बी सी डी अप टू एन है, हमने ये ले लिया। आप कुछ भी मतलब ले सकते हो, या प्रश्न में जो है वो ठीक है कुछ भी लिखा ले सकते हो। अब उसमें क्या लिखा है कि पदों की संख्या, हरात्मक माध्य क्या होगा, हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन, ये चलिए शॉर्ट फॉर्म में ये चल लिख दीजिए इसको। तो ये हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है यहाँ n, ठीक है। पदों की संख्या में उन पदों के व्युत्क्रम, अब यहाँ पद क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और n है, ये सभी क्या है पद। अब इस पद का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। अब इनका क्या करना है कि पदों के व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, b का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम 1/b और इसको जोड़ते हुए जाना है 1/c, इसी तरह से अप टू 1/n। तो ये हो गया जो है ये। अब इसका जो पदों की संख्या को पदों के व्युत्क्रमों के योग से अगर भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हरात्मक मात्रा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है क्या हरात्मक मात्रा का फार्मूला। तो अगले उसमें जो है स्टेप में हम लोग प्रश्न लेंगे और उन्हीं प्रश्नों का हरात्मक माध्य इस फार्मूले के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए इस फार्मूले को जो है हम उधर लिख लेते हैं ताकि इधर जो है वो प्रश्नों को लिख सकें और उनको जो है साफ किया जा सके। और इसके बाद आइए चलिए देखते हैं कि किसी प्रश्न का हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 2, 4 और 6 का हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन क्या होगा, ठीक है, हरात्मक माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले को जो है वो लिख लेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं HM इक्वल टू, ठीक है, आप लिख लीजिएगा हरात्मक माध्य इक्वल टू n अपान 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस प्लस 1/n। ये हो गया हमारा फार्मूला। अगर मान लीजिए n पद है श्रेणी में, अब इसमें कितने पद हैं, इस जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं।
2 4 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ n के स्थान पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ए बी सी और डी और n का व्युत्क्रम करके उसको क्या करना है, योग कर देना है। तो हमने क्या किया, 2 4 6 का व्युत्क्रम कर दिया और उसको जो है वो 8 कर दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग जो है नीचे की उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप चाहे जो है तो बगल में जो है, अगर मान लीजिए यहाँ सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसको जो है यहाँ ले आके साइड में जो है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इस तरह से करके सॉल्व कर लीजिए। और इसका देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 4 6, क्योंकि 12 भी ऐसी संख्या है जो सभी से 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें जो है इसको भाग दिया, तो ये 6 आ गया, इसमें इसको भाग दिया तो 3 आ गया, 12 में 6 से भाग दिया तो 2 आ गया, और 2 को ले जाके वहां से गुणा कर दिया, ये आ गया हमारा 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये हो गया 11/12। तो हम नीचे क्या कर देंगे, 11/12। अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भिन्न में भिन्नों का अगर जो है, मान लीजिए a/b है, कोई भिन्न है और c/d है, ठीक। तो भाग से जब उनका जो है वो गुणा होता है, भाग में जो है भिन्न क्या होती है, वो बदल जाती है, a/b गुणे d/c। जो नीचे की जो भिन्न का अंश होता है वो हर हो जाता है, और हर क्या होता है, अंश हो जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1 और मल्टीप्लाइड बाई 12/11। ये हो जाएगा हमारा क्या, 36/11। तो इस तरह से जब भी प्रश्न आएंगे हमारे समक्ष, मान लीजिए उसमें संख्या ज्यादा हो पदों की, तो इसी स्टेप को फॉलो करके इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग जो है उसका हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन जो है वो निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक प्रश्न और भी देखते हैं कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, कोई एग्जाम्पल है, उसमें इंफिनिटी है, 5 10 15 और 20 का हरात्मक मान क्या होगा। अब मान लीजिए इंफिनिटी आपने देखा, अनंत लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा दिमाग में जो है वो होगा, लेकिन आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए हार्मोनिक मीन अर्थात हरात्मक मान का फार्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे। हरात्मक मान है HM इक्वल टू n पान 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस प्लस 1/n। तो चलिए इसमें कितने पद हैं, इसमें है 1 2 3 4 5। इसमें कितने पद हैं, 5, अर्थात 5 पद है। तो n के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ये हो गया 1/∞ प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 1/15 हो गया, 0 हो गया, 0 प्लस 1/5
प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो ये जो है, आइए इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 अब इसको बगल में ले चल के थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि देखते हैं कि 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 का जो है क्या होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 60 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 10 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25/60। ये ऊपर इस तरह से हमने जो क्या किया उसको निकाल दिया। तो आइए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये जो है 25/60 और उसमें क्या हमने बताया था कि ये जो हो जाएगा 5/1 क्रॉस 60/25। 5 ये 5। इस तरह से हमारा धनात्मक मान का मान क्या हो गया हो। तो ये रही आज की हमारी क्लास जो है, जो संबंधित थी गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन से। और निश्चित रूप से जो हमने फार्मूले बताए या जो भी प्रश्न बताए उससे, उसके माध्यम से आप भविष्य में जब भी गुणोत्तर माध्य के या हरात्मक माध्य के प्रश्न आपके समूह आएंगे, आपके समक्ष आएंगे, तो आप उनको भली भांति और शुद्धता पूर्वक हल करने में सफल होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ जो कि आपकी